वक्फ बिल संशोधन अधिनियम का जेडीयू ने समर्थन क्या किया, विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई। सबसे पहला हमला आरजेडी ने किया। आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाए कि नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं, लेकिन जिस अंदाज में वक्फ बिल का उन्होंने समर्थन किया, इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के प्रति उनकी क्या मंशा है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए उन्हीं शक्तियों से समझौता किया जो शक्तियां आज देश में नफरत फैला रही है, जो शक्तियां देश के अंदर भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है, जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ करके कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को कमजोर करना चाहती है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। इसके बाद पीके हमलावर हो गए। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि नीतीश कुमार मुसलमानों के वोट से मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें इस तरह से समर्थन नहीं करना चाहिए था। यदि संसद में ये बिल पास होता है तो बिहार के मुसलमान उन्हें माफ नहीं करेंगे। वक्त का कानून ठीक है, खराब है, वो अलग बात है। हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि हम लोग का ऐसा मानना है कि जब देश बनाते समय समाज के जिन वर्गों के साथ जो वादे किए गए, वो आपके हमारे पुरखों ने वो वादे किए हैं, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने वो वादे किए। अगर उन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा, तो आपकी हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन वादों के प्रति हम ईमानदार रहें, वादा खिलाफी न करें। अगर संविधान में जो बात कही गई है उसमें कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, तो जिस वर्ग को वो परिवर्तन प्रभावित करेगा, उस वर्ग को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। इसके बजाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों तरफ से हमलावर रही और साफ साफ कही कि काफी सोच समझकर ऐसा निर्णय लिया गया और पार्टी ने काफी विचार विमर्श के बाद ऐसा निर्णय लिया है। कुल मिला के वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ी है और मुसलमान किसके हैं इसके दावे किए जा रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। वक्फ बोर्ड के कानून को लेके जो संशोधन होने वाला है, जिस पे आज संसद में चर्चा हो रही है, उसको लेके अभी से मुस्लिम समुदाय में एक उत्साह देखते ही बन रहा है। रायपुर में तो बाकायदा निकल के सड़कों पे आतिशबाजी की है मुसलमानों ने, और उन्होंने ये कहा है ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, इस तरह के नारे भी लगाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड ने आम मुसलमानों को कभी कुछ नहीं दिया, न लड़कियों की शादी कराई, ना उनकी शिक्षा की व्यवस्था की, ना ही कोई उनके सामाजिक उत्थान के लिए कोई कार्य किया है। तो ये जो बिल जिसमें संशोधन की बात हो रही है, चर्चा हो रही है सदन में आज, उसको लेकर जो कम से कम छत्तीसगढ़ का मुस्लिम समुदाय वो खुश नजर आ रहा है और अपनी प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रूप में जाहिर कर रहा है। एनडीए की सरकार द्वारा जो वक्फ संशोधन कानून बिल लाया गया है, उस बिल का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। यह बिल इस देश के मुसलमानों के खुशहाली के लिए बिल है। यह बिल इस देश के मुसलमानों के तरक्की के लिए बिल है। यह बिल इस देश के मुसलमानों को विकास की ओर आगे बढ़ाने वाला बिल है। इस बिल का हम पूरे छत्तीसगढ़ के मुस्लिम भाइयों की तरफ से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री सहित सभी एनडीए के नेताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पक्ष हो या विपक्ष लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते जा रही है। आज बीजेपी कार्यालय में लालू राज बनाम नीतीश राज की तुलना पोस्टर के माध्यम से की गई, जिसमें लालू प्रसाद के जंगल राज का वर्णन किया गया, जिसमें लिखा गया कि लालू प्रसाद के समय में किस तरह से धार्मिक उन्माद और तमाम तरह की जो घटनाएं थी वो होती थी। कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की शासनकाल को ये दिखाया गया कि किस तरह से नीतीश कुमार उनसे बेहतर हैं। इसको लेकर के भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और विधायक हैं, उन्होंने जम करके सत्ता पक्ष के ऊपर, एनडीए के ऊपर हमला बोला। भाई वीरेंद्र का ये कहना है, भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब तक सत्ता पक्ष जो है वो लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लेती है, तब तक उनका काम नहीं बनता है। बिहार की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बिहार में सारी समस्याएं हो गई हैं। नीतीश कुमार भी नाकाम के हो गए हैं, फिर भी इन्हें लालू प्रसाद यादव याद आते हैं। तो कहीं न कहीं जब उनको अपनी नाकामियां छुपाने का कोई अवसर कुछ दिखता नहीं है, तो लालू प्रसाद यादव उन्हें
याद आते हैं। हर चीज में लालू प्रसाद यादव, बिना लालू यादव का नाम लिए हुए लोग राजनीति कर नहीं सकता, इनके पास कुछ है नहीं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को हर चीज में बदनाम करके उनके साथ अन्याय किया गया है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए देखा। बिहार में लगातार गिर रहे निर्माणाधीन पुल को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से इस मामले में स्पीडी सुनवाई करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया है और कहा है कि इस केस से संबंधित जो भी फाइल है 3 सप्ताह के भीतर पटना हाई कोर्ट भेजा जाए। वहीं कोर्ट 14 मई की तारीख तय की है। 14 मई को पटना हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि आपने जो हलफनामा दाखिल किया है उस हलफनामे में खुद कहा गया है कि वहां पर निर्माणाधीन पुल लगातार गिर रहे हैं, फिर आप इससे इनकार क्यों कर रहे हैं। वहीं एनएचआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की गई है और इसे देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाही बरतने पर आपने अधिकारियों को निलंबित कर दिया और बाद में उसे वापस ले लिया। यह किस तरीके की कार्रवाई है? लिहाजा इस मामले को पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रजेश सिंह ने यह याचिका दायर की थी और कहा था कि बिहार में जितने भी पुल पहले या अभी बन रहे हैं या जो बन चुके हैं उसका ऑडिट कराया जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसके जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस को ट्रांसफर किया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार ने 20 दायित्वधारकों की सूची जारी कर दी है। इस दायित्वधारकों की सूची में 3 महिलाओं समेत कुल 20 नामों को शामिल किया गया है जिनको अलग अलग विभागों के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। दायित्वधारकों की सूची जारी होने के बाद संगठन भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में कई दशकों से काम करने वाले लोग, ऐसे अनुभवी लोग, ऐसे क्षमतावान लोगों को सरकार में जिम्मेदारी दी है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को सरकार में दायित्व सौंपा है उनके अनुभवों का, उनकी क्षमताओं का उत्तराखंड के विकास में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी और उनकी जो इतने लंबे वर्षों की सेवाएं हैं उनके आधार पर वो उत्तराखंड के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मंगलवार को धामी सरकार ने 20 दायित्वधारकों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 3 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इन 3 महिलाओं में सबसे बड़ा नाम सायरा बानो का है, जिसने मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी कुप्रथा 3 तलाक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और इस कुप्रथा को समाज में से समाप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। धामी सरकार ने फिलहाल दायित्वधारकों की पहली सूची जारी की है, जबकि उत्तराखंड में 70 से ज्यादा विभाग हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में 2 और सूची धामी सरकार जल्द जारी करने वाली है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। जल्द ही बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऑलरेडी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार संगठन चुनाव को और तेज करने के लिए बैठकें कर रही है। अभी तक 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जबकि 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने जरूरी है, क्योंकि नियम ये है कि कम से कम 50% राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। ऐसे में 30 मार्च को जब प्रधानमंत्री की मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत से हुई थी, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है वो चयन कर लिया है और जल्द ही घोषणा कर सकती है अप्रैल के आखिरी जो हफ्ता है उसके अंदर। हालांकि जो बुधवार को बजट सत्र चल रहा है, उस बजट सत्र में वक्फ को लेकर के जो चर्चा हुई, उस दौरान अखिलेश यादव ने
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर के तंज भी कसा पार्टी पर और उसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दमदार निशाना साधा अखिलेश यादव के ऊपर कि बीजेपी के करोड़ों सदस्य हैं, ऐसे में चयन में पूरी तरह की प्रक्रिया में वक्त लगता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां उनको शायद 25 साल तक अपने अध्यक्ष चुनने का मौका ना मिले। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा लगातार हिंदी बोलने को लेकर विरोध करने पर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे सीधे नसीहत दी है। कहा है कि मराठी बोलने के लिए किसी को अनुरोध करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कायदा कानून अपने हाथ में ले रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक बैंक में जाकर निवेदन दिया और कहा कि यहाँ पर मराठी भाषा में ज्यादा कामकाज होना चाहिए और बैंक की स्लिप भी मराठी में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एमएनएस जल्द ही बैंकों के भीतर भी एमएनएस स्टाइल में ये पूरा कामकाज करवाएगी। इसके पहले भी 2-3 जगहों पर हाल ही में एमएनएस ने हंगामा किया और मराठी न बोलने के कारण उत्तर भारतीयों की पिटाई की, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने उनको नसीहत दी है कि मराठी के लिए अनुरोध जरूर करें, लेकिन कानून व्यवस्था अगर हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। परीक्षा सेंटर बनाए जाने के बाद से एनएसवाई कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे थे। अब उन्हीं परीक्षा सेंटरों पर कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं हो रही हैं, जहां से अब परीक्षा होने के दौरान नकल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे छात्र पहले से आगाह कर रहे थे कि इन सेंटरों पर, परीक्षा केंद्रों पर नकल की जा सकती है, चीटिंग हो सकती है। कुल सचिव हैं अरविंद चौहान, उनके निवास पर जो चोर लिखा 420 लिखा है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन है उसके द्वारा पुलिस में शिकायत की गई है और कुलगुरु के द्वारा बताया गया है कि जो भी छात्र हैं उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस में लिखित में शिकायत की आवेदन दिया गया और उस पर एफआईआर की जा रही है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह का बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। इंदौर की 90 साल से अधिक पुरानी सराफा चौपाटी पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सराफा व्यापारी एसोसिएशन का आरोप है कि वहां आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और लोग नशा करके आते हैं और तरह तरह के विवाद करते हैं, जिससे कि सराफा का नाम बदनाम होता है। वहीं पुलिस का मानना है कि कंजस्टेड होने के कारण एक दूसरे से टकराने को लेकर भी विवाद हो जाते हैं और स्थिति विकट हो जाती है, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सराफा व्यापारी एसोसिएशन का मानना है कि जब सारे खाने पीने की दुकानें 11 बजे बंद हो जाती हैं तो सराफा चौपाटी 2-3 बजे तक क्यों खुली रहती है। जैसे 11 बजे सब दुकानें बंद होती है, उसी प्रकार से 11 बजे जो है चौपाटी भी बंद हो। 11 बजे तक आदमी आता है ना, 9 बजे 2 घंटे के अंदर खाने पीने की दुकानें लगती है। रविवार को जो है हमारा सराफा बंद रहता है, तो यहाँ पे आप 5 बजे दुकान लगा लो रविवार के दिन पूरा दिन। और मैं कह रहा हूँ आपको पूरा दिन अगर लगाना है और आपको ज्यादा समय जो चाहिए तो कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पे, हमने बता रहा ना, हमने 4-6 जगह दिखाई है यहीं पे आसपास, जहाँ पे पूरी सुरक्षा के साधन भी है और जो यहाँ पे इनकी दुकानें लगी तो जो खाने पीने चौपाटी वाले हैं उनको भी व्यवस्थित जगह मिलेगी। उनका मानना है कि लोग कई जगहों से नशा करके सराफा चौपाटी पहुंचते हैं और विवाद करते हैं। दूसरा, उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि यहाँ 200 से ज्यादा दुकानें हैं जिनके यहाँ पर गैस सिलेंडर होते हैं, जिनके विस्फोट होने का भी काफी खतरा है, जिससे सराफा में करोड़ों का नुकसान की आशंका बनी हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पे रात को टंकियां एक के बाद एक जो 200 टंकियां लगती है, किसी दिन एक टंकी में विस्फोट हुआ तो ये विस्फोट कहाँ जाएगा। हमारे यहाँ पे व्यापारियों की दुकानें हैं यहाँ पे, है ना। जब ये 200 टंकियां एक साथ फूटेगी तो शायद ये बिल्डिंग एक भी नहीं दिखेगी। तो जो हमारे यहाँ जोखिम है, जो ज्वेलरी है कि वो कहाँ जाएगी, उसकी जो जवाबदारी कौन लेता है। इन सब मांगों को लेकर के सराफा एसोसिएशन आने वाले दिनों में एक आंदोलन की तैयारी भी कर रहा है। जहां एक वो सराफा व्यापारी एसोसिएशन इसे या तो 11 बजे बंद करने की बात कह रहा है या कहीं और शिफ्ट करने की बात कह रहा है। वहीं पुलिस का मानना है कि अभी जो व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं, इन्हें किस तरीके से सुधार कर इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि वहाँ शांति बना रहे, लोगों का आनंद भी कम ना हो और चौपाटी भी यथावत बनी रहे। इसके लिए पुलिस वहाँ पर
गश्त भी बढ़ा रही है और बार बार अनाउंसमेंट करके लोगों से निवेदन भी कर रही है। अब देखना है सराफा चौपाटी रहती है या हटती है या उसका समय में परिवर्तन होता है, प्रशासन क्या निर्णय लेता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।